ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक एक्सीडेंट के बाद ऐसी जादुई पावर मिल जाती है जिसकी मदद से वो पहले ही जान जाता था कि कौन कब मरने वाला है, लेकिन वो उसका यूज कैसे करता है चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेजिक सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें काफी सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन किस्मत से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम शिनचिरो था वो इस प्लेन क्रैश से जिंदा बच गया था और अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, लेकिन वो भी इस क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो शिनचिरो से मदद मांग रही थी, लेकिन वो इतना छोटा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम शिनचिरो को देखते हैं जो काफी बड़ा हो गया है और एक कार गैराज पर काम करता है। शिनचिरो के ओनर का नाम तेत्सुया था जो उसे अपने सन की तरह ट्रीट करते थे। शिनचिरो भी तेत्सुया से काफी क्लोज था। तेत्सुया जल्द ही एक दूसरा गैराज खोलने वाला है और वो चाहता है कि शिनचिरो उसका मैनेजर बने, पर शिनचिरो ये ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अभी इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है। पर तेत्सुया फिर भी उसे सोचने का मौका देता है और उसकी बेटी मिसो को भी शिनचिरो को समझाती है क्योंकि उसे भी लगता था कि इस पोस्ट को वही डिजर्व करता है। लेकिन गैराज में काम करने वाला कैनेडा इस बात से नाराज था क्योंकि उसे हमेशा से ही शिनचिरो से जलन रही है। तेत्सुया हर काम में उसे प्रायोरिटी देता था। इस बात का गुस्सा वो शिनचिरो को परेशान करके निकाला करता था और आज भी कैनेडा ने शिनचिरो को बुली यानी परेशान किया था, जिससे शिनचिरो का मोबाइल टूट जाता है और काम खत्म करने के बाद वो उसे रिपेयर करवाने के लिए एक शॉप में जाता है। तभी उसे वहाँ उसकी फ्रेंड रूही मिलती है। शिनचिरो से बताता है कि उसका फोन टूट गया है, पर रूही कहती है ये काफी पुराना मॉडल था, उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल थे, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे तैसे करके ठीक कर देती है। अगले दिन वो काम पर आने के लिए मेट्रो पकड़ते हैं जिसमें उसी के बगल में खड़े आदमी के हाथ अचानक से गायब होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो शिनचिरो को एक पावर मिली थी जिसकी मदद से उसे पहले ही पता चल जाता था कि कौन कब मरने वाला है और इस आदमी के गायब होते हाथ भी इस बात का सबूत थे कि वो मरने वाला है। पर शिनचिरो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने काम पर चला जाता है जहाँ मिसोको उसे मैनेजर बनने के लिए राजी करने की कोशिश करती है, लेकिन शिनचिरो कुछ खास जवाब नहीं देता। रात को वो मोबाइल शॉप के बाहर रूही का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखता है जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। शिनचिरो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि ये कैसे मरने वाला है और कुछ दूर जाते ही एक कार उसे कुचलकर निकल जाती है। शिनचिरो को इस बात का अफसोस था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन वो मिसोको से पूछता है कि उसे अगर ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो दूसरे इंसान का फ्यूचर देख सकती है और उसे पहले ही पता चल जाए कि वो कब मरने वाला है तो वो क्या करेगी, जिस पे मिसोको कहती है कि ये कोई शक्ति नहीं है और इसलिए उसे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए। यहाँ शिनचिरो देखता है कि एक बार फिर उसका मोबाइल खराब हो रहा है, इसलिए वो फिर से रूही के पास जाता है और फोन ठीक करवा लेता है, लेकिन वो देखकर घबरा जाता है कि रूही के हाथ गायब हो रहे हैं, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और उसे काम खत्म होने के बाद मिलने के लिए कहता है। दोनों एक कॉफी शॉप पर आते हैं जहाँ शिनचिरो देखता है कि रूही के हाथ ठीक हो रहे हैं और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। रूही पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया है, जिसपे वो रूही को बताने वाला था कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन उसे पता था कि रूही उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो घर जा रहा था तो उसके सीने में काफी तेज दर्द उठता है, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो घर आ जाता है और अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तेत्सुया से कहता है कि वो मैनेजर बनने के लिए तैयार है और वो उस दिन देर रात तक गैराज में काम करता है जहाँ उससे मिलने रूही भी आती है। शिनचिरो रूही को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहती है कि उसने उसका एड्रेस स्टोर से लिया है और वो जरूरी बात करने के लिए यहाँ आई है। शिनचिरो से कॉफी ऑफर करता है और रूही पेपर रखते हुए बताती है कि उसके स्टोर से कुछ दूर एक फैक्ट्री है जिस पर पिछली रात अचानक से आग लग गई थी और उस आग में कई लोग मारे गए और मैं इन मरे हुए लोगों में भी हो सकती थी क्योंकि वो काम खत्म करने के बाद उसी रास्ते से घर जाती थी, लेकिन पिछली रात शिनचिरो ने उसे बचा लिया। वो कहती है उसे वो भविष्य वाली बात याद है और साथ ही वो शिनचिरो का शुक्रिया अदा करती है। शिनचिरो इस बात को मजाक समझता है और अगले दिन मिसोको स्टोर में आती है और समझ जाती है कि कल रात यहाँ तो कोई आया था। वो शिनचिरो से इसके बारे में पूछती है और शिनचिरो भी उसे सारी बात बता देता है, जिस पर मिसोको खुश होती है क्योंकि ऐसा पहली बार था जब शिनचिरो किसी से दोस्ती कर रहा था। इससे पहले वो किसी से बात तक नहीं करता था। फिर हम देखते हैं कि तेत्सुया कैनेडा पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो तेत्सुया को बिना बताए गैराज से गाड़ी लेकर घूमने चला गया था, पर कैनेडा अपनी गलती मानने के बजाय शिनचिरो और तेत्सुया पर गुस्सा करता है और शिनचिरो को हिट भी करता है, जिसकी वजह से तेत्सुया उसे काम से निकाल देता है। लेकिन कैनेडा के जाते ही शिनचिरो तेत्सुया के हाथों को देखता है जो अचानक से गायब हो रहे थे, मतलब तेत्सुया की जान को भी खतरा
है, लेकिन शिनिचिरो उसे अपने डैड की तरह मानता था, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म करने के बाद उसे अपने साथ डिनर करने को कहता है। तेत्सुया भी मान जाता है और दोनों पैदल रेस्टोरेंट की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में शिनिचिरो का ध्यान सिर्फ तेत्सुया और उसके आसपास की चीजों पर ही था। तभी कैनेडा एक अंधेरी जगह से लोहे की रोड लेकर तेत्सुया की तरफ दौड़ता है, पर शिनिचिरो बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से तेत्सुया की जान बच जाती है। लेकिन शिनिचिरो को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ मिसोको उसे बताती है कि तेत्सुया ने कनाडा को माफ कर दिया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। इसके बाद डॉक्टर शिनिचिरो को कहता है कि शायद ये हार्ट अटैक तुम्हें स्ट्रेस की वजह से आया है। इतने में शिनिचिरो एक छोटी बच्ची को देखता है जो गायब हो रही थी, इसलिए उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें भी वो बच्ची गायब होती हुई नजर आई। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल की छत पर आकर बात करते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि ये एबिलिटी उसके पास भी है और इसे फॉर्च्यून आइज कहते हैं और हम सिर्फ आम इंसान हैं, इसलिए हमें किसी की किस्मत के साथ खेलने का कोई हक नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो उल्टा उसी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जिनके साथ जो हो रहा है वो होने दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और तुम्हें हार्ट अटैक आने का रीजन भी यही था। और वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जाता है। अगले दिन कैनेडा तेत्सुया के पास दोबारा काम मांगने आता है और शिनिचिरो भी उसे काम देने के लिए तेत्सुया से सिफारिश करता है और तेत्सुया उसे काम पर रख लेता है, जिस वजह से कैनेडा तेत्सुया और शिनिचिरो का शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन शिनिचिरो हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे वार्निंग देती है कि अगर दोबारा दिल का दौरा पड़ा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद शिनिचिरो अपने गैराज जाता है, जहाँ एक लड़का अपनी गाड़ी ठीक कराने आता है। शिनिचिरो उसकी गाड़ी ठीक कर देता है और अगले दिन जब वो अपनी गाड़ी लेने आता है तो शिनिचिरो देखता है कि उसके हाथ भी गायब हो रहे थे, यानी ये भी मरने वाला है, पर वो कुछ ना करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद हम शिनिचिरो को उसी आदमी के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहाँ उसकी छोटी सी बच्ची अपने पिता के लिए रो रही थी। उस बच्ची को देखकर शिनिचिरो को बहुत दुख होता है और शिनिचिरो को प्लेन क्रैश साइट वाली लड़की बार बार याद आती है, जिससे वो बचा नहीं पाया था। अगले दिन वो हताश होकर एक पार्क में बैठ जाता है, जहाँ किंडर स्कूल के कुछ बच्चे अपनी टीचर के साथ खेल रहे थे। तभी एक बच्चा उसके पास आकर अपनी बॉल मांगता है, लेकिन इस बच्चे का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। यहाँ तक टीचर का शरीर भी अचानक से गायब होने लगता है। इसलिए शिनिचिरो सभी बच्चों के हाथ को चेक करता है। टीचर को लगता है कि वो बच्चों को किडनैप करने के इरादे से यहाँ आया है, इसलिए वो सभी बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसके हाथ से स्कूल का एक लेटर गिर जाता है, जिसमें लिखा था कि स्कूल के बच्चे ट्रेन से ट्रिप पर जा रहे हैं और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो स्टेशन पर जाता है, जहाँ कुछ पैसेंजर इसी तरह गायब हो रहे थे। तभी शिनिचिरो को समझ आता है कि अगली सुबह 7:30 बजे जाने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। इस बात पर वो इसलिए श्योर था क्योंकि लेटर पर लिखा था बच्चे इसी ट्रेन से सुबह जाने वाले हैं। तभी शिनिचिरो को याद आता है कि रूही भी तो इस ट्रेन से सफर करती है, यानी उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए वो उसी दिन रूही के घर जाता है और उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होता है और आने वाले खतरे से उसे बचाने के लिए वो रूही को उसके साथ कहीं घूमने चलने को कहता है और रूही भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन उसे बच्चों और बाकी पैसेंजर्स को भी बचाना था, इसलिए वो स्कूल में इस ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कॉल करता है। लेकिन कोई वैलिड रीजन न होने की वजह से स्कूल अथॉरिटी ये ट्रिप कैंसिल करने से इनकार कर देती है। शाम को वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो रूही को सब कुछ सच सच बता रहा होता है और इस ट्रिप पर जाने को कहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग पूरी तरह खराब हो जाती है जब रूही कहती है कि उसकी कोवर्कर की तबीयत खराब है, इसलिए उसे स्टोर पर जाना होगा। ये मैसेज पढ़ते ही शिनिचिरो स्टेशन की तरफ भागता है, पर घर के बाहर ही पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल स्कूल टीचर ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी कि वो बच्चों के साथ मिसबिहेव कर रहा था। लेकिन रूही को बचाने के लिए वो पुलिस से बचकर भाग निकलता है और स्टेशन पहुंचकर देखता है कि रूही तो ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुकी है। इसलिए वो एक टैक्सी पकड़ता है और दूसरे स्टेशन पर पहुंचता है ताकि यहाँ पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन को रोक ले। यहाँ शिनिचिरो देखता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसे देखकर शिनिचिरो समझ जाता है कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही एक क्रेन ट्रेन के डिब्बे पर गिर जाएगी, जिसमें वो सभी मर जाएंगे। शिनिचिरो ऐसा नहीं होने देता, बल्कि एक स्मोक कैंडल लेकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। रूही जो इंजन के पीछे वाले डिब्बे में थी वो शिनिचिरो को देख लेती है और ड्राइवर को ट्रेन रोकने को कहती है और ड्राइवर भी ट्रेन रोक देता है। इतने में हमें क्रेन गिरती हुई दिखाई जाती है, यानी शिनिचिरो ने इस ट्रेन एक्सीडेंट को रोक दिया था और सभी पैसेंजर की जान बच जाती है और रूही तुरंत ट्रेन से बाहर आती है, जहाँ शिनिचिरो पटरी पर ही बैठा हुआ था। रूही जैसे ही उसे देखती है वो रोने लगती है, क्योंकि रूही और बाकी पैसेंजर को बचाने के चक्कर में उसकी खुद की जान चली जाती है। फिर हम शिनिचिरो का फ्यूनरल देखते हैं और हमें पता चलता है कि रूही वही लड़की है जिसने क्रैश साइट पर शिनिचिरो से मदद मांगी थी, लेकिन ट्रॉमा की वजह से शिनिचिरो को कुछ याद ही
नहीं था कि उसने रूही की जान बचा ली थी। और यहाँ ये भी रिवील होता है कि रूही के पास भी फॉर्च्यून आइस है। इसलिए शिनिचिरो रूही की शॉप पर आकर उसके हाथों को देखकर रिएक्ट करता है। तभी वो समझ जाती है कि शिनिचिरो के पास भी फॉर्च्यून आइस है और उसे भी पता चल गया था कि उसके हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और इसीलिए उसने उसे बचाने का फैसला किया और शिनिचिरो ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश की। और हम रूही को उस लेटर को पढ़ते हुए देखते हैं जिसे पढ़कर वो बहुत रोती है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।